नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। हिजाब पर शुरू हुई लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अब जो फैसला आया है उसके बाद तो लग रहा है कि लड़ाई और लंबी चलेगी। दरअसल कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों में विरोधाभास है। जी हाँ, जज हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया है। हेमंत गुप्ता ने जहां हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज किया है, तो वहीं सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन को जारी रखने के आदेश को पलट दिया है। कर्नाटक में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसले से मामला न सिर्फ उलझा है बल्कि लंबा भी हो चला है। हिजाब बैन पर दोनों जजों में मतभेद होने के बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू ललित के पास भेजा गया है। मतलब अब सीजीआई तय करेंगे कि मामले में आगे क्या करना है। बहरहाल कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो तो सर्वोपरि होगा ही, लेकिन इस मामले में जिस तरह से सियासत हो रही है और ये आगे कौन सा नया मोड़ लेगी, यह तो भविष्य के गर्त में है समाहित है। मगर हिजाब पर बैन सही है या गलत, इस संबंध में जो बयान आ रहे हैं उसमें किसका बयान कितना वजनदार है, हिजाब के पक्ष या विरोध में जो दलीलें दी जा रही हैं उनमें कितना दम है, जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे हिजाब पर लड़ाई, सुनवाई पर सुनवाई। तो मुस्लिम महिलाएं और बेटियां जिस हिजाब को पहनती हैं उस पर बैन कितना उचित है, इस बात का फैसला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी यू ललित करेंगे। दरअसल कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने जब फैसला सुनाया तो यह बटा हुआ था। 16 अक्टूबर को रिटायर होने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक सरकार के हिजाब बैन के फैसले को सही ठहराया है, तो वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने गलत नतीजतन अब मामला बड़ी बेंच में चला गया है। दोनों जजों की बटी हुई राय की वजह से बेंच ने अब मामले को सीजेआई को सौंप दिया है। बता दें कि इस साल 24 मार्च को याचिकाकर्ता कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में 10 दिनों तक हिजाब विवाद पर जोरदार बहस चली। जिरह के दौरान मुस्लिम पक्ष ने जहां एक और हिजाब की तुलना पगड़ी और क्रॉस से की, तो वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस पर तीखी टिप्पणी की। 10 दिन चली सुनवाई के बाद 22 सितंबर को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं अब जब इस पर दोनों जजों ने फैसला सुनाया है तो इसमें विरोधाभास था। ऐसे में मामला बड़ी बेंच में चला गया और अब 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। इस बीच सपा सांसद शफीकुर रहमान ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि लड़कियां हिजाब नहीं पहनेंगी तो आवारगी बढ़ेगी। खैर, सपा सांसद और क्या कुछ कहा, वहीं इस मुद्दे पर जो बाकी रिएक्शंस हैं आए हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं, फिर चर्चा का दौर शुरू करते हैं। 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है उन्होंने। एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है, और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। जितनी बहस अभी इस बेंच के सामने हुई थी वो सारी बहस फिर दोहराई जाएगी, क्योंकि मैटर जो है नए सिरे से बहस किया जाएगा नए बेंच। सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है, यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस धुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है। पहले तो उनकी राय एक नहीं है, तो एक तो हमारे फेवर में है ही। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हिजाब रहना चाहिए। अगर हिजाब नहीं रहा तो क्या असर पड़ेगा लड़कियों पर? भाई समाज पर बुरा असर पड़ेगा, और इसीलिए इस्लाम ने समाज के अंदर बहरहाल ये जब लड़कियां जवान होने लगे तो उस वक्त हिजाब के लिए कहा गया। जस्टिस गुप्ता हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हिजाब मैटर पर, जस्टिस धूलिया ने हमारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया, उनका धन्यवाद। हिजाब रिलीजियस पार्ट है एक, दूसरा रिलीजियस फ्रीडम हमको है, आर्टिकल 1921 हमको रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन रिलीजियस फ्रीडम को जस्टिस गुप्ता ने नहीं मान पाए शायद, या एक्सेप्ट नहीं कर पाए। दोनों चीजों में डिफर है।
इसलिए लार्जर बेंच से हमको पूरी उम्मीद है कि हमको रिलीफ मिलेगा। कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब सर घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें। लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है। लिहाजा मज़हब इस्लाम ने औरत को हीरा समझा है, इसीलिए हिजाब में रहने का हुक्म दिया है। लिहाजा मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप न करते हुए उम्मीद है कि जो भी फैसला सुनाएगा वो हिजाब के हक में सुनाएगा। 3 पॉइंट्स तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से मुस्लिम स्कॉलर मुर्तजा अली जी हैं। मुर्तजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चेन्नई से सोशल एक्टिविस्ट प्राची अधिकारी जी हैं। प्राची जी, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे बीजेपी के मौजूद हैं बीजेपी प्रोफेशनल सेल के प्रदेश संयोजक विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। संस्कृत बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे स्वदेश न्यूज़ की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ विकास जी भी जुड़ गए हैं। विकास जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्ते त्रिपाठी साहब। थोड़ी देर से सूचना मिली कि आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। नहीं, मैं तो आपको शुरू से देख रहा हूँ। जी 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 जी। चलिए, जो फैसला आया है हिजाब को लेकर के, जो जिस तरह से बहस छिड़ी हुई है, सपा सांसद ने ये कहा है कि अगर हिजाब नहीं पहनेगी तो महिलाओं में आवारगी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि सपा सांसद का ये कहना ये कोई उनकी तरफ का अपना वो एजेंडा चलाना चाहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं ऐसा। तो पाटिल साहब, कतई कोई ऐसा काम नहीं होगा। समाज में सब मिलके अच्छे से जैसे रहते हैं, संस्कारवान होके रहते हैं, वैसे ही सब हमारी मुस्लिम बहनें भी रह रही हैं, रहेंगी भी। मैं अभी तक भी कहाँ हिसाब का झगड़ा था, कहाँ अभी तक ऐसा कोई जो बात सपा सांसद कह रहे हैं वैसी कहाँ समाज में दिखती थी, होती थी। तो फिर आगे क्यों होगी? मुझे लगता है सपा सांसद अपना कोई तुष्टीकरण का एजेंडा चलाना चाहते हैं, इसलिए वो अतिशोक्तिपूर्ण बात कह रहे हैं और जो कि महिलाओं के गरिमा के भी खिलाफ है। जी, निश्चित तौर गरिमा के खिलाफ है, लेकिन क्या ये उचित है कि एक तरफ अगर महिलाएं विरोध कर रही हैं, महिलाओं का विरोध उडुपी में हो रहा था कि हिजाब पहन के ही आएंगी, तो आपके हिंदू संगठन के लोग वहां भगवा पहन के पहुंच गए कि अगर अच्छा वो पहनेंगे तो हम भगवा पहनेंगे। ये हमेशा से भगवा पहनते आ रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो हिंदू संगठन भी गलत करेगा क्या? नहीं, मैं इस बात को नहीं कहता। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो चीज कानूनन ठीक है, जो चीज अनुशासन के दायरे में ठीक है, उतना होना चाहिए। ये एक्शन रिएक्शन, ये ऐसा करेगा तो मैं वैसा करके अपने प्रोटेस्ट को जाहिर करूंगा, मुझे लगता है इस बात को आगे बढ़ाने और इसके ऊपर गंभीर चर्चा का विषय नहीं। गंभीर चर्चा इस बात की होनी चाहिए, नंबर 1, कि समाज में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, वो क्लासरूम हो, कॉलेज स्कूल हो या अन्य दायरे हो। नंबर 2, हमें डिसिप्लिन और कानून को मानना चाहिए। अगर किसी स्कूल कॉलेज का कोई डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म डिसिप्लिन है, तो हमें उसे मानना चाहिए। भाई अगर कहीं कोई ऐसी दिक्कत है तो हम यूनिफॉर्म में भी तो रद्द बदल कर सकते हैं, उस बात के लिए बात की जा सकती है, लेकिन स्कूल कॉलेज के डिसिप्लिन को तोड़ना कतई उचित नहीं। चलिए, अगर वो तोड़ते हैं तो हिंदू संगठन तोड़ते हैं तो उनका भी गलत है। हिंदू संगठनों का, खैर हम आपके पास आते हैं। यकीनन मैं उस बात की हामी भर ही नहीं रहा हूँ और वो मुझे लगता है कि चर्चा का विषय भी नहीं है। बिल्कुल चर्चा का विषय तो है, इसलिए है। खैर वो चंद्रशेखर तिवारी से मैं बात कर लूंगा, चर्चा का विषय तो है। जितेंद्र जी हमारे साथ हैं कांग्रेस। जितेंद्र जी, मुद्दा पूरी तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम उधर जाना ही नहीं चाहते। क्या फैसला आया, क्या नहीं आया, आपने अभी सुना। आपके एक विधायक जी कह रहे हैं कि गुप्ता जी ने उनकी बात को नकार दिया, नहीं स्वीकार किया, लेकिन धूलिया साहब ने उसको स्वीकार कर लिया। और हिजाब के पक्ष के एक और हिजाब पक्षधर ये कह रहे हैं कि नहीं, अब एक तरह से हमारी जीत हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये राजनीतिक रंग ले रहा है। कर्नाटक में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद आगे तक चल गया। आप लोग हमेशा आरोप लगाते रहे कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, सामाजिक मुद्दे पे नहीं लड़ती है। इस मुद्दे को आप क्या मान रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहली चीज तो ये मामला चूंकि न्यायालय के अंतर्गत है
न्यायालय के अधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना तो मुझे मैं लगता है उस बेहतर तरफ नहीं। मैंने आपसे कहा अब नहीं, आपने हमने कहा ये राजनीतिक रंग की बात की। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा अभी तक कहाँ था हिजाब, अब कैसे आ गया हिजाब। जी, ये जवाब है आपकी बात का, आपके सवाल का। जी, जब जब चुनाव आते हैं, जब जब एक नई चीज सामने आती है, आप ये देखिए, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जी, इसके पहले तो ये सब नहीं था। एक जुमला उछाला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। उधर हैदराबाद में एक पार्टी बैठी है जो इसका जवाब देने आ गए कि वंदे मातरम तो नहीं कहेंगे, चाहे तलवार रख दीजिए आप गर्दन पर। ये क्या हो रहा है इस देश में? इस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे? विकास की बात, जब जब विकास की बात होती है, जब जब आप पराजित हो जाते, विकास का सवाल आता है, आपके पास जवाब नहीं होता। जब जब चुनाव आता है, ये चीजें आपके सामने आ जाती। ये है सियासत का रंग, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि कहाँ था अभी तक हिजाब। अब आपने देखा ना, एक सवाल आपने किया था कि अगर वो करेंगे तो आप भी करेंगे क्या? ये आपकी संस्कृति बोलती है क्या? नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि चुनाव जीतना है, विकास का मुद्दा नहीं है, कुछ तो लाना पड़ेगा। कर्नाटक में हिजाब ले आए, उडुपी में आपने बताया क्या हुआ, सामने से दूसरी सेना खड़ी हो गई। इस तरीके से इस देश में नहीं बांटा जा सकता। इस देश में मैं तारीफ करूंगा भागवत जी की, जो कम से कम उस मस्जिद में गए, उनके धर्मस्थल पर गए और कम से कम उन्होंने एक राजनीतिक शुचिता का परिचय तो दिया। हम जाते थे तो हमसे कहते थे कि आप मुस्लिम पार्टी हो गए, आप जा रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, आप मुस्लिम लीग में मंत्री बन जाते हैं, हम बन जाते हैं तो आप कहते हैं आप मुसलमानों के साथ हो गए। और आपको मुस्लिम लीग अच्छी लगती है, आप अलगाववादियों के साथ सरकार बनाते, आप पत्थरबाजों के केस वापस लेने की बात करते, तो सवाल नहीं कर सकते आप इनसे। मेरा ये कहना है त्रिपाठी जी कि जब जब चुनाव आएंगे जी, जब जब इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी, अभी आप देखिए गुजरात में क्या होने वाला है, वहां एक नया मामला आ जाएगा ताकि विकास से ध्यान हटाया जा सके, तुरंत के मुद्दों पर वोट गिराया जा सके। ये इनका आप इस पक्ष में हैं क्या कि जो स्वतंत्र हैं, जो महिलाएं हिजाब पहन के स्कूल या कॉलेज यूनिफॉर्म में नहीं जाती, हिजाब पहन के जाना चाहती हैं तो जाएं? त्रिपाठी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जो ड्रेस कोड है, जो यूनिफॉर्म है, उसको कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जहां जहां अनुशासन में जो जो ड्रेस है, जो जो गणवेश है, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन अगर अलग से कोई मैंने आपको वंदे मातरम का कितना बड़ा उदाहरण दिया। इस देश के गंगा जमुनी संस्कृति अच्छी तरह चल रही थी, लेकिन चुनाव आया, एक जुमला उठा वंदे मातरम, वहां से जवाब आया। ये जो नूरा कुश्ती चल रही है इस देश में, आप वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। न्यायालय का जो फैसला आएगा वो तो स्वाभाविक। आप ये बताइए, न्यायालय में राम मंदिर का मामला था कि नहीं था? लेकिन रामलला हम आएंगे, मंदिर वही अरे भाई, हर आदमी की आस्था थी, हमने ताले खुलवाए, हमने पूजा शुरू की, लेकिन हमने ये नहीं कहा, हमने कहा न्यायालय जो फैसला देगा वो हम मानेंगे। आप सरकार में आ गए, लोगों ने पूछा तो आपके लिए न्यायालय की बात मानेंगे, सरकार से बाहर हो जाते रामलला हम आएंगे। मेरा ये कहना है कि इस तरीके से नहीं, विकास पर आधारित राजनीति इस देश में आगे चलेगी और मुझे लगता है उस पर स्थिर भी रहना चाहिए। सरकारें आए जाए, लेकिन चुनाव में विकास मुद्दा होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ मुर्तजा जी हैं। विकास मुद्दा होना चाहिए, मुद्दा तो यहाँ हिजाब बन गया है। प्राची जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, इसके बाद मुर्तजा जी की मैं बात ले लूँ, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्राची जी, मुर्तजा जी, मेरी आवाज आ रही है? आप जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, मुर्तजा जी, निश्चित तौर पे मामला न्यायालय में है, वो भी सुप्रीम न्यायालय में है, तो उस तरफ टिप्पणी तो नहीं है। लेकिन जो भी 2 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया है, अलग अलग मत था, बटा हुआ था। लेकिन अब यहाँ राजनीति ये चल पड़ी है कि हिजाब पहनने दिया जाए, कॉलेज स्कूल में यूनिफॉर्म की जगह अगर कोई हिजाब पहन के जाता है तो जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए। दूसरी तरफ मुद्दा, हिंदू संगठन कहते हैं कि हम अगर वो हिजाब पहनेंगे तो हम भगवा पहन के जाएंगे। इस तरह के तमाम विवाद है। आपका क्या मत है कि हिजाब आप ठीक है, जहां ऑफिस हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, जहां एक कंपलसरी यूनिफॉर्म है, वहां पे अगर ये कहती हैं महिलाएं कि हिजाब पहन के जाना है। और मैं आपको बता दूं, ईरान जैसे जगह पे मुस्लिम महिलाएं विरोध कर रही हैं इसका कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे। तो हिंदुस्तान में भी स्वतंत्र होना चाहिए, जिसकी मर्जी हो पहने, जिसकी मर्जी हो नहीं पहने। मुर्तजा जी, देखिए, आपके सवाल हम सुन लिए हैं और आपके सवाल के 2 पहलू हैं जी। एक तो यह है कि मुझसे पहले जिन लोगों ने बोला है, वो उन लोगों ने भी क्लियर कर दिया है
देखिए, एक तो मसला ये है कि अगर कोई स्कूल है या कॉलेज है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जी उसका एक अपना ड्रेस कोड है, अगर आप उससे एग्री हैं तो अभी आप उसी स्कूल में एडमिशन लीजिए या उस जगह नौकरी करिए। तो जब आप एग्री हैं तो उस ड्रेस कोड को भी आपको मानना ही पड़ेगा जी क्योंकि किसी के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट है अपना ड्रेस कोड नहीं बदलना चाहता है जी तो मुझे नहीं लगता कि न्यायालय भी उसके खिलाफ कोई फैसला देगा। और कोई ड्रेस कोड ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ना मानने वाली चीज हो। तो एक तो ये बात क्लियर है कि जो भी अगर कोई स्कूल का अपना कोई ड्रेस कोड अपनाता है तो उसको वो अपनाना चाहिए जो भी लोग उस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। दूसरी मसला ये है कि अगर आप देखेंगे हिजाब क्या है जी तो इस्लाम के अंदर जो हिजाब का मसला आया है वो हिजाब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी कपड़े को या स्कार्फ को बहुत मजबूती के साथ बांधने को भी है। आप अगर तंग कपड़ा ना पहने, आप ढीला ढाला कपड़ा पहने और उसके ऊपर नॉर्मल किसी रंग का दुपट्टा भी पहन लें और सर को ढक लें, वो भी हिजाब ही होता है जी। तो ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं था कि इसको कोर्ट में जाता और ना ही कोई राजनीतिक मुद्दा बनाने का था। मगर ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ की सियासत अब थोड़ी सी अलग तरह की हो गई है, इसलिए थोड़ी सी ये सब दिक्कतें और इन सब चीजों पर हम लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं, जबकि बहुत से अहम मुद्दे हैं जिस पर अगर हम लोग विचार करें, हम लोग बातें करें तो एक अच्छी चीज निकल के सामने आ सकती है। तो मेरा यही मानना है कि इस्लाम के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा पर्दे का मसला है। आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे यहाँ जो मौत होती है, इंतकाल होता है, उसमें भी औरत को कफन में 2 कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं, उनके सर का और उनके सीने का, सीना बंद और सर बंद कहते हैं उसको हम लोग। हाँ। तो ये एक मसला था, मगर अब उसको राजनीति अगर रूप दिया जा रहा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमसे पहले जो बोल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम लोग देश के विकास के मुद्दे पर अगर बैठ के बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई मुर्तजा साहब यहाँ हम इसलिए रोक रहे हैं आपको, दरअसल एक चला आ रहा था, एक परंपरा चली आ रही थी। कर्नाटक से मामला उठा एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल से, जहां मैनेजमेंट ने पहले भी वहां लड़कियां हिजाब पहन के जाती थी, जिनको ड्रेस कोड पहनना ड्रेस पहने, जिनको हिजाब पहनना हिजाब पहने, लेकिन अचानक रोक दिया गया। उस रोकने के बाद से ये जो आग उठी है तो पूरे हिंदुस्तान में हिजाब को लेकर के उठ गई है। तो इन स्थितियों में जो परंपरा चली आ रही थी उसको उन्होंने ब्रेक किया, रोका, इस कारण ये विवाद हुआ। इस परंपरा को जो रोका है उसके बारे में आपका क्या मत है? मैं आ रहा हूँ प्राची जी आपके पास। देखिए, ऐसा है, मेरा तो सनातन धर्म, क्योंकि ये मुल्क जो है ना बहुसंख्य सनातन धर्म के मानने वाले हैं इस मुल्क के अंदर, और हम उनको एक बड़े भाई की हैसियत से देखते हैं जी। और चाहे सनातन धर्म हो चाहे इस्लाम हो, पर्दा का एक व्यवस्था सनातन धर्म में भी है और इस्लाम के धर्म में भी है। तो अगर कोई, हमने पहले ही कहा था कि अगर एक मैनेजमेंट का कोई अपना एक स्ट्रिक्टली ड्रेस कोड है तो कोई बात नहीं है जी। मगर अगर ड्रेस कोड में वहाँ आजादी थी कि कोई हिजाब भी पहन सकता है, जबकि हिजाब पहनने में मुझे नहीं लगता है कि किसी मैनेजमेंट को दिक्कत होनी चाहिए। अगर कोई बच्ची अपना सर ढक के आ रही है, अपना बदन ढक के कायदे से आ रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मगर अगर फिर भी अगर वहाँ का ड्रेस कोड है तो उस ड्रेस कोड को भी फॉलो करना चाहिए कि इस तरह की विवाद ना उत्पन्न हो। जी बिल्कुल जी। प्राची जी क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, एक इंफॉर्मेशन सही करना चाहूंगी। जो बच्चियां थी वो पहले नॉर्मल आया करती थी, उनकी फोटोग्राफ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। और हिजाब का मतलब मॉडेस्टी से है कि आप अपना तन ढकिए, इतना मुझे भी मालूम है। लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी स्कूल में नहीं छुपा सकते। सारे बच्चे एक से लगेंगे, सारे बच्चे एक तरह से आएंगे। मैंने भी मुस्लिम लड़कियों के साथ पढ़ाई करी है, हम सब स्कर्ट पहनते थे, नॉर्मल 2 चुटिया बनाते थे, सब एक से जाते थे। कोई ऐसा नहीं होता प्राची कौन है, मरियम कौन है, ताहा कौन है, सब एक से दिखते थे। लेकिन अभी ये जो नया है कि हम आगे की तरफ को बढ़ेंगे कि और हम 1400 वर्ष पूर्व जाएंगे। और दूसरा कोई कह रहा था कि गंगा जमनी तहजीब, तो ये तहजीब का टोकरा एक तरफा नहीं हो सकता कि आप हर तरह के कानून में केवल हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को पक्षपाती नजरिए से मतलब उनके सारे रिचुअल की, अगर आप चाहे गरबा लीजिए, चाहे आप वक्फ बोर्ड लीजिए, चाहे कोई भी कानून लीजिए, उसमें आपने एक तरफा फैसला नहीं कर सकते कि आप देखिए, पहले से देखिए नसबंदी होगी तो हमारी नहीं हो सकती। भाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारे वहां तो बच्चे ऊपर वाले की देन है, तो इनकी कर दीजिए, हिंदुओं की कर दीजिए, सिखों की कर दीजिए, बौद्धों की कर दीजिए। ऐसे कैसे होता है? ये कौन सा एक तरफा है? और क्या जो दूसरे महोदय बोल रहे थे, मैं आपत्ति दर्ज करा रही हूँ, वंदे मातरम की जो उन्होंने बात करी, हालांकि मुद्दा ये
करता है, मेरा नेशनल एंथम रिप्रेजेंट करता है। जब अमेरिकन कहते हैं अंडर वन गॉड वन नेशन, ये जब बोलते हैं पूरा अमेरिकन समाज बोलता है। लेकिन तो हमारे भारत में अगर कोई कह रहा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, तो वंदे मातरम यानी कि हे मातृभूमि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इस बात के लिए भी मतलब महोदय जो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस तरह की बात करें, ये मुझे बहुत गलत लगी इनकी बात। अब हम हिजाब के मुद्दे पे वापस आते हैं। ये लड़कियों की फोटो है, ये फंक्शंस वगैरह में पहले जो स्कूल के फंक्शंस होते थे, ईयरली प्रोग्राम होते थे, उनमें ये लड़कियां मतलब तेज दिखाते हुए आती थी। हाँ, ये जो सर पे पहनते थे आके अपना उतार देते थे, और उसके बाद हिजाब का मतलब बुर्का नहीं है। आप बुर्का पहन के लड़के भी पत्थर मारे। एक बार बताइए, आपके घर में मैं बिल्कुल तालिबानी हिजाब पहनकर आ जाऊं, आप वो पहनकर आ जाऊं बुर्का, तो आप मुझे घर में आने देंगे? आप मुझे पूछेंगे नहीं कि चेहरा दिखाइए? आप किसी भी मॉल में जाइए, आज तक नहीं हुआ। आईसिस वगैरह है, कितने जगह संगठन है, अमेरिकी मिलिट्री सेना ने उनको पकड़ा। अब ये कह देंगे ये विक्टिम कार्ड खेल देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब देश की इंटरनल सिक्योरिटी की बात आए, जब हम चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हो, हमें अपने देश की सिक्योरिटी को मायने रखना। प्राची जी, यहाँ शत्रुओं की बात कहाँ आ गई हिजाब पहनने में? यहाँ स्कूल में, कॉलेज में? देखिए, मैं साफ साफ कह रही हूँ, शत्रु इसका फायदा उठा सकते हैं। जो पत्थरबाजी हो रही थी उसमें लड़के निकले बुर्का पहने हुए। हिजाब की बात हो रही है, मैं आपको हिजाब पहन के दिखाऊं? हिजाब सिर्फ इतना होता है, जिस जगह पे हम रहते हैं वहां पर हमने पहना है कभी कभी। ये हिजाब सिर्फ इतना होता है, मेरा चेहरा दिखाई अच्छा प्राची जी, एक सवाल है यहाँ, बिल्कुल आप धारा प्रवाह विरोध कर रही हैं निश्चित तौर पे। एक सवाल है यहाँ प्राची जी, पहन कर नहीं आ जाएंगे आप बुर्का पहनकर मुंह ढक के पत्थरबाजी करेंगे, उसकी आड़ में ये कोई कानून नहीं है। अरे उडुपी में कहाँ पत्थरबाजी हो रही थी? कश्मीर की बात उडुपी में कहाँ ले गई? आपने नहीं देखा? लड़के पकड़े गए हैं। आप जाके उनसे पूछिए, अपने पत्रकारों को भेजिए, ये तो पूरा पकड़े गए लड़के। मैं दक्षिण में रहती हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मैं सारी चीजें जानती हूँ क्या हो रहा है। प्राची जी, निश्चित तौर पे आप चेन्नई में बैठी हैं, चेन्नई में जो हो रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक सवाल यहाँ बड़ा छोटा सा चाहूंगा कि आप थोड़ा सारगर्भित। कर्नाटका एक बहुत मॉडर्न स्टेट है, मैं जाते रहती हूँ। कर्नाटका एक बहुत मॉडर्न स्टेट है। मेरा सवाल तो सुन लीजिए जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा संक्षेप में और सारगर्भित आपका अगर उत्तर आएगा तो बेहतर होगा। जिस तरह से वहां, चलिए, कुछ लड़कियों ने विरोध किया कि मैं हिजाब पहन के आऊंगी स्कूल में, चलिए उन्होंने विरोध किया, वो कानून का या स्कूल के जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे, तो क्या प्रत्युत्तर में ये होना चाहिए कि हम भगवा पहन के आएंगे? भाई एक कानून तोड़ रहा तो दूसरा क्यों तोड़ेगा? नहीं, अच्छा एक बार बताइए, आप वहां पर मांग की बात करने लगे, मांग का सिंदूर ये वो। अरे मांग के सिंदूर में मुंह थोड़ा ढक रहा है, कौन लड़की 8th क्लास की बच्ची मांग में सिंदूर लगा के आती है? बताइए आप मुझे। हमारा सवाल आपने सुना प्राची जी, हमारा सवाल रिपोर्टर्स भेजिए आप अपने, मैं चैनल में आना छोड़ दूंगी, आप अपने रिपोर्टर्स भेजिए। वहां पर 40 साल के पुरुष, 35 साल की महिलाएं वहां पर क्या कर रही है, पूर्व छात्राएं क्या कर रही हैं, वहां पर गुटबाजी हो रही है। सबको पता है, वो वक्फ बोर्ड ने करवाया, उस लड़की के पेरेंट्स भी उसमें पीएफआई में शामिल रहे, उसका भाई शामिल रहा। प्राची जी मेरा सवाल मेरा ये है कि अगर वो गलत कर रहे हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं कि हमें हिजाब पहन के जाना भेजना है, अपने प्रति चिन्ह को हम नहीं दिखा सकते। तो जब तक कानून बराबर नहीं होता, अब हिंदू जाग चुका है, कानून प्राची जी मेरा सवाल ये है कि अगर वो गलत कर रहे हैं, और मैं अपना पटका नहीं लगा सकती, वाह भैया ये बड़ा अच्छा कानून अरे है। प्राची जी मेरे सवाल का उत्तर, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अगर वो गलत कर रहे हैं तो क्या हिंदू संगठन के लोग ये बच्चों को उकसाएंगे हमारे बच्चे भगवा पहन के जाएंगे? अगर वो गलत कर रहे हैं तो क्या ये भी गलत करेंगे? नहीं, तो भगवा क्या वो पूरा कवर कर गए? वो आतंकियों की तरह पूरा मुंह ढक लिया उन्होंने, पूरा क्या लबादा ओढ़ लिया, खुलजा सिमसिम कर लिया उन्होंने, सिर्फ एक पटका रखा। आप भी एक काला पटका रख लीजिए, आप हरा पटका रख लीजिए, आप हरा पटका, खाली पटका रखा उन्होंने, यहाँ पर अपना मुंह नहीं छुपाया। सुनीता कौन है, शारदा कौन है, अमित कौन है, विशाल कौन है पता है, लेकिन अगर सलमा के कपड़ों में चंद्रशेखर जी आ रहा है, वो चेन्नई में बैठी, बहुत दूर तक, बहुत लंबे समय बाद आपकी आवाज जाएगी। निश्चित तौर पे आपके समर्थन में ही बोल रहे हैं चंद्रशेखर जी, आपके पास आऊंगा ही मैं। मुक्ता जी, आप एक महिला हैं, पत्रकार पद में हैं, और ऐसी स्थिति में आप क्या सोचती हैं कि जो भी चल रहा है, देखिए इस्लाम क्या कहता है अलग मुद्दा है, ये धार्मिक जो मौलवी जी हैं वो अपना बताएंगे, बाकी चंद्रशेखर जी बताएंगे हिंदू धर्म में क्या है। लेकिन आप क्या सोचती हैं कि एक महिला, अगर एक पुरुष सज सवर के बाहर निकलता है, कपड़े अच्छे पहन के निकलता है तो दिखा सकता है,
लेकिन हिजाब पहनने के बाद आप कितना भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितना भी सौंदर्यीकरण कर लें, लेकिन हिजाब पहन के आप ढक गए, मतलब आपको सीधे ब्लैक वाइट जो भी पहनना है उसी में दिखेंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचती हैं? देखिए, अभी जब रिएक्शंस दिखाए जा रहे थे तो एक रिएक्शन उसमें ये था कि महिला जो है वो हीरा है, इसलिए इस्लाम ने कहा है कि उसको आप ढक के रखिए। तो मैं आप हीरा हैं जी। लेकिन मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, ना मैं इसका समर्थन करती हूँ। और आपने भी कहा कि देखिए, ईरान जैसा जो कंजर्वेटिव कंट्री है, कितने सालों से हम वहाँ पे देखते आए हैं, वहाँ पे महिलाएं जब आगे निकल के हिजाब का प्रोटेस्ट कर रही हैं, उसके लिए अपने बाल काट रही हैं और अलग अलग तरीके से वो अपने प्रोटेस्ट दर्ज करा रही हैं, तो फिर इंडिया तो बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री रहा है, सालों से रहा है। और अभी जो बात कही, ये कहा कि इस्लाम, देखिए आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जब एडमिशन लेते हैं तो आप वहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं रूल्स और रेगुलेशंस कि यहाँ की फीस ये है, इतनी है, इतने बजे लंच टाइम है, ऐसा है, इतने बजे बस आएगी, नहीं आएगी, आपको खुद से आना है, ये सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा है, जो भी है सारी नियम कायदे आप पढ़ के एडमिशन लेते हैं। तो उसके बाद ये कौन सी नई बात हो गई कि आप हिजाब पहन के। और जो प्राची जी कह रही थी बिल्कुल सही कह रही है, सब एक जैसे लगते हैं, मुझे भी याद है हम सब एक जैसे लगते थे, पता ही नहीं चलता था कौन मुक्ता है, कौन मरियम है, कौन कोई और नाम का, हाँ शबाना है या कोई भी नाम, हम सब एक जैसे थे, एक जैसे टिफिन खाते थे, एक जैसे क्लास में जाते थे, एक जैसे लगते थे। तो ये कहाँ का नियम हुआ कि आप जो है हिजाब पहनेंगी? तो पहला तो हिजाब तो मैं, और वो जो रिएक्शन था उससे तो मैं उसके लिए तो बहुत ही विरोध दर्ज कराती हूँ। और जो दूसरी बात जो थी, जो बात थी कि देखिए, हम जिस कंट्री में जाते हैं हमको वहाँ का नियम कायदा फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब हम भारत में रहते हैं तो वंदे मातरम अगर बोलना है तो क्या गलत है? अगर इतने सालों तक इस चीज़ के लिए, जब तक एक सरकार थी, एक पार्टी की सरकार थी, अगर उसने उस पे वो नहीं लिया, उसको उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया, और अब अगर दूसरी पार्टी है और उस बात को वो इंटरेस्ट ले रही है कि ठीक है हम भारत में हैं, हम वंदे मातरम बोलेंगे, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। और हर चीज़ को राजनीति से नहीं जोड़नी चाहिए। हालांकि इसमें भी राजनीति हो रही है, इस पूरे विवाद में, हिजाब वाले विवाद में, लेकिन हर चीज़ को राजनीति से नहीं जोड़नी चाहिए। भारत में रहते हैं तो भारत के रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। इतने सालों तक नहीं थी सरकार, राष्ट्रगान तो गाते हैं, राष्ट्रगान थोड़ी बनाते हैं। हाँ, तो वंदे मातरम बोलने में भी क्या दिक्कत है? आप चाहे कुछ भी, आप कोई भी मजहब के हो, आपको रूल्स और रेगुलेशंस तो भारत के फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स कहाँ है कि वंदे मातरम कहाँ? रूल्स और रेगुलेशंस का मतलब ये है कि जो भी एक सिस्टम है, जिस हम जगह रहते हैं, हमको उस हिसाब से रहना पड़ेगा ना। जी। चलिए, ये जो हमारा देश है सर्वधर्म संभाव वाला देश है। ऐसी स्थिति में सबके अपने अपने हैं। देखिए, हाई कोर्ट के एक जज ने पगड़ी और क्रॉस पे भी सवाल उठाए हैं न्यायमूर्ति साहब ने, लेकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। चंद्रशेखर जी, निश्चित तौर पे अब आपको मैं याद दिला दूं, मुर्तजा जी मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि वंदे मातरम कहने में क्या बुराई है, क्या आपका इस्लाम में कहता है? मैं आपके पास आऊँगा, पूछूंगा, जानूंगा कि क्या है। लेकिन चंद्रशेखर जी हैं हमारे। चंद्रशेखर साहब, देखिए विरोध तो हो रहा है, बहुत सारे, अभी आप देर से आए, हमारे बहुत सारे, एक सपा सांसद ने कहा है कि अगर हमारे इस्लाम में अगर हमारी महिलाएं अगर बुर्का नहीं पहनती हैं, वो हिजाब नहीं पहनती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आवारगी की तरफ चली जाएंगी, ऐसा सपा सांसद ने कहा, सांसद ने। और भी बहुत सारे रिएक्शन आए हैं कि भाई हमारे यहाँ जब लड़कियां जवान होने लगती हैं तो तन ढकने, मन ढकने के लिए वो उनको हिजाब पहनना जरूरी है, इस्लाम में कहा गया है। ऐसी स्थिति में अगर उनका इस्लाम कह रहा है तो हिजाब पहनती हैं, तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है जी। आपने कहा कि पहली बात तो सांसद, जो सपा सांसद है, उनकी बातों पर मुझे हंसी आती है जी, कि किस प्रकार एक जनप्रतिनिधि हैं आप। सांसद मतलब कई विधानसभा मिला के एक संसदीय क्षेत्र होता है, उस संसदीय क्षेत्र के सांसद मतलब जनप्रतिनिधि होकर, और इस प्रकार की बात कर रहे हैं आप। एक विधान, एक प्रधान और एक निशान हिंदुस्तान में चलेगा। अगर आप राष्ट्रवादी मुसलमान हैं तो वंदे मातरम कहने में क्या बुराई है आपको? भारत माता की जय कहने में क्या बुराई है?
हमने किसी व्यक्ति विशेष की मां के लिए आपसे वंदना करने को नहीं बोला है। हमने भारत माता की जय करने के लिए बोला है। जिस धरती पर आपने जन्म लिया है, जिस धरती का पका हुआ आप खा रहे हैं, जहां पर आप रह रहे हैं, जहां की सारी शासकीय योजनाओं का आप लाभ उठा रहे हैं, और आपको वंदे मातरम कहना में परेशानी हो रही। जब चुनाव लड़ा होगा तब तो आपने वंदे मातरम भी कहा होगा, तब तो आप चुनरी उड़ाने के लिए हनुमान जी के मंदिर भी चले गए होंगे। ये कल्पना मत कीजिए, नहीं चले कल्पना गए नहीं, ये होंगे। तो सत्य है। चले गए होंगे, आपके सामने है। भोपाल के एक विधायक आपके सामने है। ये नेतागणों की बात, आम मुस्लिम की बात, आम मुस्लिम की भी आप अभी प्राची जी से सवाल उठा रहे थे कि अगर ये हिजाब पहनेंगे तो हिंदू संगठन कहते हैं कि हम भगवा पहनेंगे। क्यों भैया, अगर ये हिजाब पहनेंगे तो हमारी भी पौराणिक वस्त्र जो है धोती कुर्ता है, कुर्ता पजामा है, तो फिर ड्रेस कोड का मतलब क्या? आप अगर शिक्षण संस्थानों में इन चीजों को लागू करेंगे कि साहब जो है वो शरीयत के कानून के हिसाब से सब चलने लगेगा, मुस्लिम कानून के कुरान के हिसाब से सब चलने लगेगा, तो 5 वक्त की नमाज भी स्कूल में पढ़ाने लगी आप तो रोजे के लिए रोजा अफ्तारी की व्यवस्था भी हम कॉलेजों में कराने लगते हैं। तो सारी व्यवस्था तो फिर स्कूल पढ़ाने क्यों भेज रहे भैया? अपने घर में रखिए, उनको आनंद से अपने घर में रखिए, खूब तन को ढकिए, जो ढकना है वो ढकिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चंद्रशेखर जी, संविधान में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो उनके इस्लाम में कही गई हैं, उनको कानून बनाया गया। देखिए कानून किसने बनाया? अभी मुक्ता जी की बात से मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि आपने कहा कि आप तो प्राची जी की भी बात से प्रसन्न हैं, प्राची जी की बात से तो अति प्रसन्न हूं, विकास जी की बात से तो प्रसन्न नहीं होंगे। प्राची जी की बात से अति प्रसन्न हूं और मुर्तजा अली की बात से भी प्रसन्न हूं। उन्होंने भी कहा कि ये तो केवल जो है जबरदस्ती का प्रोवंडा खड़ा कर दिया है, कोर्ट में ले जाने का मामला ही नहीं था। अगर उनने कहा कि हम हिजाब पहनाएंगे, हमने कहा हम धोती कुर्ता पहनाएंगे। संस्कृति बचाओ मंच ने ही कहा था कि भोपाल में अगर कहीं हिजाब पहनाया जाएगा तो हमारी लड़कियां जो है वो पहन के जाएंगी, गले में भगवा दुपट्टा पहन के जाएंगे, सलवार कुर्ता पहन के जाएंगे। भोपाल के अल्पसंख्यक विधायक की बात कर रहे थे भाई, वो भी तो सर्वधर्म संभाव रखते हैं। हाँ, कल ही वो गए हैं जय भवानी जय श्री राम के नारों के बीच में, वो जय जय श्री राम के नारों के बीच में जाना और जय जय श्री राम का नारा लगाना, दोनों में अंतर है त्रिपाठी जी। क्यों लगाएंगे? हाँ, क्यों नहीं लगाएंगे? जब 1100 के हनुमान जी के मंदिर में चोला तो चढ़ाने जाएंगे और वहां पर जो है वो चुनरी भी ओढ़ लेंगे, क्योंकि उस समय अरेरा कॉलोनी के हिंदुओं के वोट चाहिए थे। अब जो है वो शरीयत का कानून नहीं कहता कि मैं वंदे मातरम कहूं, भारत माता की जय कहूं। आरिफ मसूद जी ने कहा है कि एक जज हमारे उससे हमने जो याचिका दायर की थी, मुस्लिम संप्रदाय ने जो याचिका दायर की थी उससे सहमत हुए हैं, दूसरे जज सहमत नहीं हुए, ये आरिफ जी ने कहा। नहीं कहा, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये वही आरिफ मसूद जी हैं जिनको शरीयत का कानून याद आ जाता है। ये जो है वो इटली और कहां के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। अरे भैया, प्रदर्शन करना तो तालिबान में गदर हुआ, हमला वहां हुआ, जाइए वहां प्रदर्शन करिए, चीन के खिलाफ प्रदर्शन करिए, लेकिन खाएंगे यहाँ की और गाएंगे वहां की। चलिए हम आगे चलते हैं। मुर्तजा जी, जैसा वंदे मातरम की बात आई है, हमें बहुत इस्लाम के बारे में नहीं मालूम, इसलिए मैं जानना चाहता हूं, जैसा कि चंद्रशेखर जी ने भी उठाया है, प्राची जी ने भी उठाया है कि वंदे मातरम, मुक्ता जी भी कह रही, राष्ट्रगान हमारा राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम माना जाता है। वंदे मातरम अगर कोई कट्टर मुस्लिम, कट्टर इस्लाम को मानने वाला अगर वंदे मातरम गाता है तो उसमें बुराई क्या है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं जी। पहला तो ये है कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, इस बात में हम 20 बार वंदे मातरम कह देते हैं जी, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा पहलू ये है कि जो सनातन धर्म है जी, सनातन धर्म कण कण में भगवान को मानता है जी, और उसकी आस्था है। और इस्लाम जो है वो एक खुदा की पूजा की कल्पना करता है कि एक खुदा की पूजा हम करते हैं जी। हकीकत में ये है कि हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ है वो हमारे लिए, मगर हम उनकी भी पूजा नहीं करते, हम उनकी भी वंदना नहीं करते। तो ये एक प्रॉब्लम आती है कि सनातन धर्म जो कण कण में अब भगवान को मानता है और इस्लाम धर्म एक भगवान की पूजा क्या वो करता है। तो बस अंतर इतना है और कोई मसला नहीं है, इसको किसी तरह का मसला मुझे नहीं लगाना चाहिए। अगर जैसे कि एक मैं प्रोग्राम में दिल्ली में था तो एक बच्ची 2 आ रही थी, वो सबको तिलक लगा रही थी, चंदन, तो वो मेरे पास भी आई, उसने कहा, तो मैंने मना किया कि मुझे मत लगाइए। तो मेरे साथ आर्य समाज के प्रधान जी भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये बड़ा ठंडा रहता है मस्तक को, और ये मैंने कहा अगर प्रधान जी आपकी अगर दिली अगर खुशी मिल रही हो तो आप लगा दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है।
मगर हम लगाते नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा, तो उन्होंने नहीं लगाया। तो चीजों को हम लोग को समझने की जरूरत है। ये भारत हमारा मुल्क है और इस मुल्क की तरक्की में हम सबकी मुल्क है। जब हम बाहर जाते हैं अपने मुल्क से बाहर, तो यहाँ की रुपए की वैल्यू और हमारे मुल्क की वैल्यू के हिसाब से हमारे साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम इस मुल्क की तरक्की जितनी दीगर बातों को छोड़ के अगर मुल्क की तरक्की की तरफ अगर लगाएं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम वंदे मातरम कह देंगे तो हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे और ये कोई है। हम 20 लोग हैं, तरह तरह के गुनाह करते हैं, तरह तरह की चीजें गड़बड़ करते हैं, एक चीज पर आके लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ये है कि ये सब चीजें मुझे नहीं लगता है कि बहुत इशू बनाने की चीज, नहीं इशू नहीं बनना चाहिए, लेकिन कहीं कुरान में, इस्लाम में ये है, जैसा आपने कहा कण-कण में भगवान है, तो आप तो सब कुछ कह सकते हो, लेकिन आप सिर्फ खुदा के आगे मत्था टेकते हो अपने। वही हमने आपको बता दिया ना कि इस्लाम जो है ना कि वो एक खुदा की वंदना कहता है जी। तो हमने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सब कुछ है, मगर हम उनकी भी वंदना नहीं करते हैं जी। हम उनकी बातों पर अमल करते हैं मगर उनकी वंदना नहीं करते हैं। हम सिवा अल्लाह की ही वंदना करते हैं, बस अंतर सिर्फ इतना है। नहीं मतलब इस्लाम में वंदना करना वर्जित है, अल्लाह के सिवा किसी की वंदना करना वर्जित है। तो मतलब हालांकि आप लोग अपने माँ बाप के भी पैर नहीं छूते, सिवा खुदा के आगे मत्था टेकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। हमने कहा ना ये माँ बाप से भी बड़े हमारे लिए हमारे नबी हैं जी, हम उनकी भी वंदना नहीं करते जी, हम उनकी भी पूजा नहीं तो करते। मतलब इस्लाम में सीधा सीधा है कि वंदे मातरम नहीं कहा जाए। वंदे मातरम का जो अर्थ होता है कि हम किसी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं जी। तो इस्लाम कहता है कि भाई इस्लाम एक ही फंडा है कि एक अल्लाह को, एक ईश्वर को, एक खुदा को मानता है जी। बस इतनी सी बात है। इसको मुझे नहीं लगता कि इशू बनाने की जरूरत है जी, पर इस्लाम में कहा गया है। चलिए जितेंद्र जी, ये तो क्लियर है कि इस्लाम एक खुदा की वंदना करता है जी, ये तो क्लियर है। विकास जी आ रहा हूं मैं आपका, एक बार फिर जितेंद्र जी से बात कर लूं। जितेंद्र जी, वंदे मातरम आपने बात कही थी, प्राची जी ने बड़ा तगड़ा उसका विरोध किया। प्राची जी ने किन कारणों से विरोध किया वो उनको मालूम होगा जी। चंद्रशेखर तिवारी जी बैठे हैं, उनका विरोध करना लाजमी हो, वो जिस संगठन से जुड़े हैं वो बात आनी चाहिए। मुक्ता जी ने कहा कि सरकार चाहती है वंदे मातरम, मैंने फिर कहा सरकारें सब चाहती हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम शायद उनकी बात अधूरी रह गई। वंदे मातरम राष्ट्र गीत जो है ये आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा गीत हुआ करता था। आप ये देखिए कि आप ये कह रहे हैं एक विधान, एक संविधान और एक निशान। 52 साल तक आपने उस निशान को अपना निशान नहीं माना। ये कैसा हिंदुस्तान की सरकार या कैसा आप हिंदुस्तान चाहते हैं? आपने उस निशान को स्वीकार नहीं किया। एक चीज आप कहते हैं एक विधान एक निशान, कश्मीर के अंदर 2 निशान के बीच में आप सरकार बना के बैठे थे। आप, मेरा ये कहना है कि कहीं ना, देखिए हिजाब का मामला कोर्ट के अंतर्गत है। चंद्रशेखर तिवारी की पीड़ा समझ में आती है, वो किसी मंच से आते हैं। अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो मैं जिस संगठन में होता वो बात मैं करता, चंद्रशेखर तिवारी जी की बात से सहमत होता। लेकिन मुक्ता जी ने अधूरी बात छोड़ी। उन्हें इसका जिक्र करना था कि 52 साल तक तिरंगे को आपने अपनाया नहीं, 2 झंडों के नीचे सरकार बनाते हो और कहते हो हम राष्ट्रवादी हैं, अलगाववादियों के साथ सरकार बनाते हो, पत्थरबाजों के केस वापस लेने की बात करते हो, जिन्ना की मजार पे चले जाते हो और आतंकवादियों प्राची जी जवाब का नंबर आएगा, प्लीज आपके पास आऊंगा। जब चुनाव आता है, जब इस तरीके, मेरा ये कहना है आज बहस कर्नाटक के विकास पर होना चाहिए थी। आज चूंकि चुनाव सामने, आपने क्या किया क्या नहीं किया इस पर भी बहस होनी थी। हिजाब का मामला दोनों पक्ष अपना पक्ष रखेंगे, तिवारी जी ने भी रखा, सामने वाले भी रखेंगे, कोर्ट फैसला करेगा, न्यायालय फैसला करेगा। लेकिन आप तो इस तरह की बात मत कीजिए कि साहब चुनाव आता है तो आप हनुमान जी के मंदिर पे चले जाते हो। अरे चुनाव दिख रहा है तो मोहन भागवत मस्जिद में गए, ये क्या उदाहरण है? जो बात आप कह रहे हैं वही बात सामने आ रही है आपके। तो मेरा ये कहना है कि इस समय विकास की बात होना चाहिए थी। जब चुनाव आते हैं, जब ऐसे बहस और हम जैसे लोग इस बहस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन विकास पर भी सवाल, त्रिपाठी जी आप लोगों को भी विकास पर, कर्नाटक में कितना विकास हुआ सामने लाना चाहिए। लेकिन चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे रंग ला देते हैं और कहीं ना कहीं विकास इनकी बेट चढ़ जाता है। तो चुनाव का मुद्दा रंग तो हिजाब वालों ने लाया ना। मैं आपसे वही बता रहा हूँ ना कि देखिए मेरा ये कहना है कि वंदे मातरम जिस दिन से देश आजाद हुआ उससे पहले से वंदे मातरम इस हिंदुस्तान का मुख्य गीत रहा है। लेकिन आपने कहा वंदे मातरम कहना, ये बात कहने की जरूरत क्या थी? वंदे मातरम मौलाना मुर्तजा ने 50 बार बोला वंदे मातरम, सब वंदे मातरम बोल रहे हैं।
लेकिन आपने जब कहा वंदे मातरम तो बोलना पड़ेगा, तो हैदराबाद में आपका एक व्यक्ति बैठा है, वो कहता है कि वंदे मातरम कभी नहीं बोलूंगा। अरे ये सब आपके सवाल और आपके जवाब आ रहे। हिंदुस्तान की जनता आज भी वंदे मातरम बोल रही, आम मुसलमान आज भी वंदे मातरम बोलने को तैयार है, लेकिन ये नेताओं की बातों में एक जुमला छोड़ा जाता है, प्रतिक्रिया आती है, भूचाल मच जाता है, चुनाव उसकी बेट चढ़ जाता है। प्राची जी काफी देर से कुछ आप कहना चाह रही हैं, लेकिन विकास जी बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। विकास जी की प्रतिक्रिया ले, जवाब देना चाहती हूँ। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपके विकास जी के एक बार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विकास जी की हम बात सुन लें। विकास जी, नाम के अनुरूप काम होना चाहिए, आपके विकास की बात होना चाहिए कि धर्म की बात होनी चाहिए? त्रिपाठी जी, विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन सतत विकास के लिए धर्म जरूरी है, इसलिए हम धर्म कर्म की बात करते हैं। विकास की बात से किसने बनाई की है? हमने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार विकास के ही एजेंडे को लेकर काम कर रही है, लेकिन मेरी तो लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा बीच में आ जाता है जी, हिंदुत्व का एजेंडा बीच में आ जाता है। अगर हिंदुत्व का झंडा देश एजेंडा है, झंडा नहीं, एजेंडा। मैं एजेंडा ही बोल रहा हूँ। अगर हिंदुत्व देश को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए अपने आप में एक परिपूर्ण थ्योरी प्रस्तुत करता रहा है और कर रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हिंदुत्व का झंडा, हिंदुत्व का एजेंडा कहीं हमें ये नहीं कहता कि हम किसी अन्य इबादत करने वाले से झगड़े, और ना हम वो कहते हैं। हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाई मुर्तजा जी अगर अच्छी बातें कर रहे हैं तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम तो सबका साथ लेके चलना चाहते हैं और सबका प्रयास चाहते हैं, क्योंकि अकेले हमारे बस की तो नहीं है हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना। पूरी आबादी का इसमें सहयोग चाहिए। लेकिन जितेंद्र जी गाय बगाए राजनीति कर ले रहे हैं। जितेंद्र जी कह रहे हैं 52 साल से किन्हीं लोगों को देश का निशान याद नहीं आया। अरे भाई जितेंद्र जी किन के लिए बोल रहे हैं आप ये बातें? और आपको क्या नागपुर के लिए बोल रहे हैं, नागपुर के लिए। तो मुझे लग रहा है जितेंद्र जी से ये पूछिए त्रिपाठी साहब कि आज की स्थिति में उन्हें क्या लगता है कि कौन कौन राष्ट्र के झंडे को मानता है, नहीं मानता है। उनसे ये पूछिए कि उन्हें कब लगता है कि कब नागपुर, कब दिल्ली, कब भोपाल राष्ट्रीय ध्वज को मानने लगे। नहीं तो आप ये उत्तर दे दीजिए। देखिए आप विकास जी, आप अनुसांगिक संगठन है संघ के, और 52 साल उन्होंने उठाया है, तो बहुत बार मुद्दा उठ चुका है। 52 साल तक राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया गया वहां। बात आप निश्चित तौर पे, मैं आपका उत्तर बता दूं, आप कहेंगे तब तक अटल जी के समय हर बड़े संस्थान में झंडा फहराने की अनुमति मिल गई थी, इसलिए नहीं फहराते थे। ये तर्क दिया जा रहा है, ऐसा तर्क नहीं है। उस समय भी संस्थानों में झंडा फहराया जा सकता था 26 जनवरी 15 अगस्त। एक बात बताइए त्रिपाठी साहब, मैं आपको एक सीधी थ्योरी प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। संघ का अनुषांगिक संगठन विद्या भारती है, सरस्वती शिशु मंदिरों का हजारों शिशु से। अरे हम भाजपा भी है भाई, भाजपा भी है। अरे मैं तो आपको कह रहा हूँ विद्या भारती मदरसों में भी तो कई वर्षों से नहीं फेर रहा था। उसके स्कूलों में सतत हर राष्ट्रीय पर्व पे हम झंडा वंदन देखते आए, जिसमें संघ के अधिकारी भी शरीक होते रहे हैं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में कार्यक्रम होते हैं। अरे वो बोल रहे हैं नागपुर के आपके मुख्यालय में 52 साल तक झंडा 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं फहराएगा। सीधा सीधा सवाल उसको घुमाइए मत। जी के घर पे कब झंडा फहराया गया पहली बार? अरे घर पे तो अभी किया है कि घर पे फहरा सकते हैं। त्रिपाठी साहब, जितेंद्र जी के कार्यालय में कब फहराया गया? देखिए, अरे हर 15 अगस्त 26 जनवरी फहराया जाता है। कांग्रेस कार्यालय में हर 15 अगस्त 26 जनवरी फहराया गया है विकास जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में फहराया जाता है, राजनीतिक मैं संघ की बात कर रहा हूँ, फहराया जाता है। संघ की बात कर रहा हूँ। कार्यालय में तो आप भी पहुंचे फहराने का प्रयास करने के लिए, आपका अभिनंदन किया गया। वहां पे आपको पिटाई कर दी गई, उनकी पिटाई कर दी गई, फिर कोर्ट से जीते, कोर्ट से बरी हुए, पिटाई कर दी गई उनकी। मुझे लगता है त्रिपाठी साहब, मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि संघ
मैं संघ के प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठा हूं, लेकिन जितना मैं संघ को समझता हूं उतनी बात रखता हूं कि संघ राष्ट्रवाद की बात करता है, राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की सदा से बात करता रहा है। आतंकवादियों को देश से ले जा करके छोड़ के आना कौन सा राष्ट्रवाद है? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वहाँ कई जिन्ना की मजार पे जाके माथा रगड़ना कौन सा राष्ट्रवाद है? जितेंद्र भाई, नहीं, मुझे जवाब चाहिए। जिन्ना की मजार पे जाना राष्ट्रवाद है? आप ये बताइए, अलगाववादियों के साथ सरकार बनाना राष्ट्रवाद है? उस वक्त एकता का प्रतीक न बने हो और कह रहे हो कि हमारे बच्चे नहीं आएंगे तो हम हाथ अदा कर लेंगे कैमरे के सामने, जबकि उस समय लोगों को कहना चाहिए था आतंकवादियों को मत छोड़िए। त्रिपाठी जी, मैं विकास जी से बात कर रहा हूँ। विकास जी आपसे सवाल नहीं कर रहे हो, विकास जी से कर रहे हैं। इस तरीके से डिबेट डिस्टर्ब हो जाएगी। विकास जी से जवाब देना। प्राची जी एक मिनट, प्राची जी ना इनको प्राची जी आपका समय आएगा, मैं आपसे सवाल कर लूंगा, मैं आपसे सवाल कर लूंगा। जवाब देने दीजिए। हाँ, आपको देंगे। विकास जी की पहली बात आ जाए पूरी। हमें जवाब नहीं लेना है। हाँ विकास जी, आप देश को गुमराह करें, मैं आपको नहीं। अरे प्राची जी रुकिए तो, प्राची जी एक मिनट, आपकी बात आ गई। प्राची जी हम आपके पास आ रहे हैं। देश को आपकी बात समझ में आ गई। बीच में डिबेट नहीं, देखिए समय जाया न कीजिए। समय विकास जी से सवाल पूछिए। प्राची जी समय जाया कर रही हैं आप। विकास जी का उत्तर दे दीजिए, विकास जी को उत्तर देने दीजिए। आपके पास आ रहे हैं, आप अपनी सारी बात रख लीजिएगा, अभी टाइम है। जी विकास जी। देखिए जितेंद्र भाई, जिस घटना की आप याद ताजा कर रहे हैं, मैं उसे आपको सुखद एहसास दिलाता हूँ। किसी भी आतंकवादी आक्रमण का किस तरह से सामना किया जाए, स्ट्रेटेजिकली तय किया जाता है। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? आतंकवादियों को उनके घर छोड़ के आएंगे? जितेंद्र जी, ये कौन सी राष्ट्रवाद है? मेरी बात सुन तो लीजिए, सब्र रखिए ना। अगर सच्चाई आपको मालूम है और आप भ्रमित नहीं करना चाहते जनता को, तो मुझे पूरा थोड़ा संक्षेप में विकास जी, संक्षेप में स्पष्ट है। जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस भी शरीक थी। वहां पे इस बात की सहमति सबसे बनी थी कि हमें अपने लोगों को छुड़ाने के लिए ये कदम उठाना चाहिए, जो कि अप्रत्याशित था, बहुत आशावादी नहीं था, लेकिन उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए। चलिए, अलगाववादियों के साथ आपने सरकार बना ली कश्मीर में। अरे जिन्ना की मजार का जवाब ले लीजिए। जिन्ना की मजार पे क्यों गए थे आप? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? चलिए जितेंद्र जी, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार जानते हो तो हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति। चलिए विकास जी, प्राची जी आप बोलिए। विकास जी एक मिनट। महात्मा गांधी जी की। विकास जी हो गया प्राची जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विकास जी जवाब देश ने सुन लिया। मत करिए। लेकिन अलगाववादियों के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार बनाए, ये तो कहीं से उचित नहीं है। जवाब सवाल नहीं सुन पाए। विकास जी एक मिनट, प्राची जी कह रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें सारी चीजें हैं। राष्ट्रवाद की बात है, जरूरत तो उस समय क्या थी, लेकिन अलगाववादी अभी भी अलगाववादी है। उनके साथ आप कश्मीर में सरकार बनाए, ये नहीं पच रहा है कहीं से। खैर उत्तर बाद में लेंगे। प्राची जी आप। जी प्राची जी, काफी देर से मैं बताऊंगा। देखिए, जब मैं बोलूंगी तो ये मिश्रा जी बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे, मैं जवाब दूंगी। जी हाँ, थोड़ा संक्षेप में। पहली बात मैं संघ से शुरू करती हूँ। संघ एक संगठन है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो लोगों के अनुदान से चलता है, और वहाँ एक ध्वज को गुरु माना गया है। उस ध्वज के आगे प्रणाम करा जाता है। पहली बात ये, वहाँ पर देश सर्वप्रिय है, लेकिन संघ का जो सोच है उसकी नजर से वो अखंड भारत की परिकल्पना करते हुए उसकी पूजा करते हैं। पहली बात ये नहीं है कि वो देश के झंडे का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन वो उस समय प्रणाम करते हैं। लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी तो होना चाहिए। आप गुरु माने, ठीक है, करते हैं, लेकिन अब जब उनके गुरु दक्षिणा का प्रोग्राम है तो वहाँ पर वो इंटरनली कर रहे हैं ना। अब 15 अगस्त 26 जनवरी की बात कर रहे हैं बामन साहब। 26 जनवरी को आपको कैसे मालूम है कि नहीं करते? वो अपना प्रोग्राम करते हैं। अरे चंद्रशेखर जी एक मिनट। ये बिल्कुल प्राची जी, हमें मालूम है, इसलिए 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन कुछ लोग घुसे थे वहाँ झंडा फहराने। देश में बाढ़ आती है, सबसे पहले कौन जाता है? स्वयंसेवी जाता है। आप नेपाल देख लीजिए,
सबसे पहले कौन जाता है? ना जाति पूछते, ना मजहब पूछते, अपने कंधों पे उठाते। प्राची जी, आप संघ की हैं कि सोशल एक्टिविस्ट हैं? वालों ने उठाया। प्राची जी, आप संघ से जुड़ी हैं कि सोशल एक्टिविस्ट हैं? मजार की बात हुई तो मजार में ये बताइए, इतनी बार नेहरू को नानू बोलते हैं, तो ये फिरोज गांधी और स्टीफन माइनो कौन है? अगर मेरे पिताजी के पापा जो है, ये क्या बोल रही प्राची जी आप? प्राची जी आप मुद्दे पे आइए। जहांगीर की कब्र में क्यों नहीं जाते हैं? प्राची जी मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे आइए। तो ये इस तरह की बातें ना करें ना। और रही बात अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात से, तो वो उस समय अगर देश को विपक्ष ये समझाता कि देखो अगर आज इन आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, आप लोग मजबूत बनिए, और लोग ये बोलते कि मर जाने दीजिए हमारे घर वालों को, देश के नाम पे शहीद हो जाने दीजिए, हम आपके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी। आप प्राची जी एक सवाल है। प्राची जी सवाल है सबसे पहले आपको ध्यान होगा, कश्मीर में महबूबा जी की बड़ी बहन को, रूबिया को छोड़ा गया था 12 आतंकवादियों के साथ। 12 आतंकवादियों को छोड़ा था। एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए। उस समय सरकार किसकी थी? बीपी सिंह की, और बीजेपी के समर्थन में बीपी सिंह की सरकार थी। तो रथ यात्रा के दौरान आप बीपी सिंह की सरकार गिरा सकती है, लेकिन आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाए इस मुद्दे पर नहीं गिरा सकती। देखिए, मैं उतना बता सकती हूँ जो मैंने पढ़ा है। अब जो बहुत ही पहले हुआ है, जो बहुत ही पहले, अरे अब आप बात कर रही हैं बहुत पहले। 47 में या 70 में क्या हुआ है? सबसे पहले खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा गया था कश्मीर में। रूबिया, गृह मंत्री, मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी, उन्होंने ही करवाया था। ये हमने पढ़ा है। तो फिर उन्होंने करवाया था, तो सरकार का समर्थन कौन दे रहा था? राजनीति एक अलग चीज है, राजनीति का। अब आप राजनीति अलग बोलने लगी। इनका गठबंधन क्यों है? अरे समर्थन बीजेपी दे रही थी। कांग्रेस वालों से कि मंच साझा क्यों करते हैं? हाफिज सईद। अरे जब आपको सवाल ही नहीं सुनना है तो आप कहते रहिए। चलिए समय कम है। मुक्ता जी यहाँ पर चलिए। प्राची जी आप संघ से हैं, सोशल एक्टिविस्ट लिखने मत कर दीजिए। झूठ बोलते। प्राची जी आप हिंदुत्व के मुद्दे पे पूरी तरह से बोल रही हैं। शहीद को जी बोलने वाले कौन है? हिंदू आतंकवाद। देखिए, ये धारा प्रवाह जितने हमारे अतिथि बैठे हैं सब बोल सकते हैं। आप थोड़ा सा चैनल की मर्यादा को ध्यान रखिए। चैनल की मर्यादा को ध्यान रखिए। बहुत सारे हमारे अतिथि हैं, सब जो आप बोलना चाह रही है सबको जनरल नॉलेज भी मालूम है, सबको ये भी मालूम है। आपसे मैंने सवाल किया, आप बोले पुरानी बात नहीं कर रहे। आपकी बीजेपी सरकार समर्थन दे रही थी और 8 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। रूबिया जी को आप भी बोल रही हैं कि वो पूरी तरह से नाटक था आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए, चूंकि गृह मंत्री की बेटी थी वो। तो ये सब सारी चीजें सबको। मुक्ता जी इस पूरी डिबेट पे आपकी संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल, जो सांसद का बयान था मैं उसी पर आऊंगी कि अगर हिजाब नहीं पहनेंगी तो जो लड़के हैं और लड़की, वो जो उनका बयान था वो भी बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि उसमें मुझे ये आवारगी की ओर चले जाएंगे। हाँ, आवारगी की ओर चले जाएंगे जी। तो फिर जो हिंदू लड़कियां जो हैं और बाकी क्रिश्चियन और बाकी जो उसकी रिलीजन की लड़की महिलाएं हैं जो हिजाब, जो घूंघट नहीं है, तो क्या वो लड़के आवारगी की ओर जा रहे हैं? मतलब हम आज इस सेंचुरी में बैठ के इस तरह की बातें, वो भी सांसद इस तरह का बयान देंगे, बहुत आपत्तिजनक है। बिल्कुल आपत्तिजनक है। निश्चित तौर पे आपत्ति होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुर्तजा जी आपका, प्राची जी आपका। लेकिन प्राची जी एक सवाल, एक हमारा सुझाव है, आप सोशल एक्टिविस्ट मत लिखिए, आप बिल्कुल संघ प्रतिनिधि लिखिए या बीजेपी प्रतिनिधि लिखिए या हिंदुत्ववादी प्रतिनिधि। देखिए, सनातन की जब बात होगी तो बोलना पड़ेगा। सोशल एक्टिविस्ट की बात सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जानते हैं। सनातनी नहीं होते तो ये देश मुल्क हो जाता। चलिए आप अब डिबेट खत्म हो चुकी है। डिबेट खत्म हो चुकी है। मैंने अपनी सलाह दी है, मानना न मानना आपकी बात है। नहीं, आप बिल्कुल हमारे बड़े, आपकी सलाह बिल्कुल मानी जाएगी जी। अगर आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा अगर होगा तो जरूर आपको बताया जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद आपका भी, जितेंद्र जी आपका भी, चंद्रशेखर तिवारी जी आपका भी, विकास जी आपका भी, मुक्ता जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, भाग लेने के लिए। तो कर्नाटक सरकार ने फरवरी 2022 को आदेश दिया था कि स्कूल कॉलेजों में ऐसे कपड़े पहनकर कोई नहीं आ सकता जिससे वहाँ की व्यवस्था बिगड़े। उडुपी की सरकारी प्री यूनिवर्सिटी की कुछ मुस्लिम लड़कियों ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कक्षाओं में हिजाब पहनकर बैठने देने की अनुमति मांगी। 15 मार्च को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य
धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन यहाँ भी लंबी सुनवाई के बाद कोई हल निकलने के बजाय अब तक सुनवाई पर सुनवाई हो रही है। बहरहाल सुनवाई कब तक चलेगी यह अलग बात है, मगर इस मुद्दे पर राजनीति जरूर गर्मा गई है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।